हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की अभी हम यहाँ पर क्लास करेंगे। पीडीई पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोग विकास और पर्यावरण की हम यहाँ पर क्लास करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहला काम आपका यह है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्लास का नोटिफिकेशन और कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है आप लोगों तक, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो आप लोगों तक पहुंचानी होती है, वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। क्लास कब होगी कब नहीं होगी ये सारा कुछ अपडेट टेलीग्राम पे दिया जाता है। गाइस देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम टेलीग्राम पे सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाना है, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है क्या, दिस इज स्टडी। सो गाइस देखिए, क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए। और जो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन, नेक्स्ट क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आपकी। जल्दी से आ जाइए, जो अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। देखिए गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं, तो देखिए जल्दी से आ जाइए। जो लोग नहीं आए हैं अभी तक, स्टार्ट कर लेते हैं, जिनको आना होगा वो आ जाएंगे। तो देखिए पर्यावरण शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, सबसे पहली बात, अभी मैं रिसर्च के काम में बिजी था जिस कारण से आपकी क्लास नहीं हो पाई। अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी जैसे पहले होती थी और यहां पर पीडी को हम कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यू एमसीक्यूज जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने वहां पर जब मैं अपना रिसर्च वर्क कर रहा था तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले, पीजी के और कुछ यूजी के थे। तो देखिए जब मैंने पूछा उनसे कि इन्वायरमेंट का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, तो देखिए पीजी के कुछ बच्चे थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, जबकि यूजी के बच्चे को, जो यूजी के स्टूडेंट्स थे उनको मालूम था। तो देखिए जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। जितना भी यहां पर पढ़ाया जा रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ यहां पर पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए जो पर्यावरण शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। सबसे पहली बात, जो पर्यावरण शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर्यावरण शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण। देखिए परि और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो परि का अर्थ होता है, परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से। परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, यानी कि जो पर्यावरण का जो अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। आप जहां पर बैठे हुए हैं, जहां से आप क्लास पढ़ रहे हैं, आपके चारों ओर जिस भी चीजों ने, जिस भी वस्तु ने आपको घेरा हुआ है वो क्या है, आपका पर्यावरण है। आप घर के अंदर पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आपके चारों ओर घर की दीवारें हैं, तो वो क्या है, आपका इन्वायरमेंट है, आपका पर्यावरण है। तो देखिए पर्यावरण शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, चारों ओर से घेरे हुए क्या है, आपका पर्यावरण है। हमने देखिए 6th क्लास में पढ़ा था कि पर्यावरण का जो अर्थ होता है प्रकृति के चारों ओर से घेरे हुए प्रकृति का क्या है, पर्यावरण है। तो इतना आपको समझ आ गया ना कि पर्यावरण क्या है, समझ गए ना। जो भी चीजें, जो भी वस्तु आपको चारों ओर से घेरे हुए हैं वो क्या है, आपका पर्यावरण है। समझ गए ना इतना। देखिए पर्यावरण के 3 मुख्य घटक होते हैं। क्या होते हैं, पर्यावरण के 3 मुख्य घटक होते हैं। अब देखिए सबसे पहला होता है स्थल मंडल, दूसरा होता है जल मंडल, तीसरा होता है वायुमंडल। 3 मुख्य घटक होते हैं। देखिए जो जैव मंडल है वो एक अलग सा होता है, लेकिन वो घटक में नहीं गिना जाता है। जैव मंडल क्या है इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, जो पर्यावरण के प्रमुख मुख्य घटक हैं। तो देखिए स्थल मंडल क्या होता है, सबसे पहली बात,
तो देखिए स्थल मंडल भूमि की सबसे ऊपरी परत होती है स्थल मंडल। क्या होती है? ऊपरी परत होती है स्थल मंडल, जहां पर क्या होता है खनिज, धातुएं, मिट्टी आदि बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। आप अभी कहां हो? स्थल मंडल में आप अभी हो। जो भी प्राणी देखिए, जो हम लोग देखिए इस जल मंडल में भी प्राणी रहते हैं और स्थल मंडल में भी प्राणी रहते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। तो देखिए हम लोग कहां पर हैं? स्थल मंडल में हम लोग हैं। हमारे साथ साथ यहाँ पे खनिज, धातुएं, मिट्टी, पत्थर सब कुछ है, पेड़ पौधे सब कुछ है ना। तो हम कहां पर हैं? लिथोस्फीयर में हैं, यानी कि स्थल मंडल में हैं। तो आपको मालूम हो गया ना स्थल मंडल क्या है? जहां पर खनिज, धातुएं, मिट्टी आदि बनी होती है वो क्या है? स्थल मंडल है। हम लोग भी स्थल मंडल में हैं। अब देखिए जल मंडल, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जल मंडल क्या होता है? यह पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। क्या होती है? पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, जहां पर क्या होता है? महासागर होते हैं, समुद्र होता है, झीलें होती है, नदियां होती हैं। और जल मंडल में क्या क्या होती है? मछलियां पाई जाती हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं और भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जल मंडल में, ठीक है। तो जल मंडल आपको समझ आ गया ना। स्थल मंडल, जल मंडल। आपने सुना होगा कि देखिए 70% क्या है? क्या है 70%? पानी है, धरती पे पानी है, देखिए पानी है। और क्या है? 30%, सॉरी 71 या 72%, आई थिंक नहीं 71, 70 पॉइंट कुछ परसेंट है स्थल मंडल। और देखिए 29 पॉइंट कुछ क्या है? स्थल मंडल, ठीक है। 70 पॉइंट कुछ जल मंडल है और स्थल मंडल कितना है? 29 पॉइंट कुछ स्थल मंडल है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना। अब है देखिए वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल। क्या होता है वायुमंडल? क्या होता है वायुमंडल? यह गैसों की परत होती है। क्या होती है? गैसों की परत होती है जो पृथ्वी की चारों ओर फैली हुई होती है, ठीक है। गैसों की जो परत होती है पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है? फैली हुई होती है। जो वायुमंडल के कई भाग होते हैं, जैसे क्या हो गया? क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा, ये सारी चीजें ये कहां होती है? वायुमंडल में होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल कहां होती है? वायुमंडल में होती है। समझ आ गया ना। अब है देखिए जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। तो देखिए जो जैव मंडल होता है उसमें क्या होता है? सभी प्राणियों का क्षेत्र होता है। क्या होता है? सभी प्राणियों का क्षेत्र होता है। गाइस जुकाम लगा हुआ है, गला खराश कर रहा है, इसलिए आवाज थोड़ा अजीब आ रही है। जो जैव मंडल होता है, बायोस्फीयर होता है, या प्राणियों का क्या होता है? क्षेत्र होता है। इसमें जीवन संभव होता है। बायोस्फीयर में जीवन संभव होता है। यहां पर जीवित और अजीवित प्राकृतिक परिवेश की परिप्रेक्ष्य में होता है। कहने का मतलब जैव मंडल में, बायोस्फीयर में जीवन भी होता है और अजीवित भी होता है। कहने का मतलब आपने पेड़ पौधे देखे होंगे जो सूख जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अजीवित हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। कहा जाता है ना सजीव निर्जीव, है ना। तो बायोस्फीयर में, जैव मंडल में सभी प्राणियां होते हैं जो जीवित होते हैं और जो निर्जीव भी होते हैं, अजीवित भी होते हैं, वो भी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। समझ आ गया ना इतना आपको। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। सबसे पहली बार गाइस जो पहली बार आए हैं क्लास को लाइक कर लीजिए। और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गाइस देखिए काम की बात आपको बतानी है। सबसे पहली बात देखिए, आप में से जितने भी लोग यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए, तो देखिए आपको क्या करना है। दिस इज स्टडी, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है। देखिए यहां पर जाना है प्लेलिस्ट पर। और गाइस देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट, यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी कंप्लीट हो गया है और पीडीबी कंप्लीट हो रहा है। गाइस यदि आपने इन थ्योरी क्लासेस को पढ़ लिया तो मुझे लगता है आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपका काम हो जाएगा।
सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं डिटेल में, कट टू कट सारा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। सारी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट, यहाँ पर इस प्लेलिस्ट पर आपको जाना है और देखिए कंप्लीट, देखिए सिलेबस से लेकर सारी क्लासेस यहाँ पर दी गई है, सभी क्लासेस को देख लीजिए और बार बार जिन्होंने देख लिया है रिवीजन करते रहिए, तभी आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सबसे पहली बार। क्योंकि अब पेपर 1 बहुत ही लेंथी आ रहा है, डिटेल में सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए जिन्होंने डिटेल में पढ़ा हुआ है वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। और देखिए ज्योग्राफी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी, तो देखिए ज्योग्राफी के लिए इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट पूरा देखिएगा। यहाँ पर ज्योग्राफिकल थॉट कंप्लीट कर लिया गया है और माई पेपर 1 सीरीज, माई ज्योग्राफी सीरीज को जरूर देखिएगा। यहाँ पर जो डाउट सेशन होते हैं, जिन टॉपिक से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में, उन टॉपिक्स को यहाँ पर, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया जाता है। सो गाइस देखिए अब स्टार्ट करते हैं पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। देखिए पर्यावरण जो संरक्षण होता है वो क्या होता है। इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को संरक्षण करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात, जो पर्यावरण संरक्षण का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो क्या होता है। तो देखिए प्राकृतिक आवास को सुरक्षित और स्वस्थ रखना, जो पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है, प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, ताकि क्या हो सके, वनस्पतियों और प्राणियों का क्या हो सके, संतुलित विकास हो सके। क्या हो सके, संतुलित विकास हो सके। देखिए प्रदूषण के कारण पृथ्वी का जो पारिस्थितिकी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। आपने देखा होगा हर दिन, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे बन रही है, जिस कारण से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, और जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो पारिस्थिति है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, जो इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप ही पर्यावरण को संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप ही पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता है, या संरक्षण की आवश्यकता हो रही है। समझ आ गया ना कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब क्या है। देखिए प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, ताकि क्या हो सके, वनस्पति और प्राणियों का संतुलित विकास हो सके। जिस कारण से देखिए आपने देखा होगा पृथ्वी में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिस कारण से पृथ्वी का पारिस्थितिकी खराब हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हो रही है। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, उपायों का संग्रह, क्या क्या पर्यावरण संरक्षण के उपायों का संग्रह है। तो हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक काम करने की आवश्यकता है। क्या है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है। तो वो काम क्या क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बचत करना, सबसे पहला काम। जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हमें क्या करना है, उनकी बचत करना है, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में उनका उपयोग नहीं करना है। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोलियम का जो गैस है, जो ऑयल है, प्राकृतिक गैस है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, हमारा पेट्रोलियम हो गया, ईंधन हो गया, हम बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या होगा, बहुत जल्दी 100-150 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्या है, ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गैसें हैं इनमें, तो ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जीवों के लिए शुद्ध स्वस्थ आवास सुनिश्चित करने के उपाय को शामिल करता है। कहने का मतलब यह है कि जीवों के लिए शुद्ध और स्वस्थ आवास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ठीक है, और समय समय पर विश्व पृथ्वी सम्मेलनों के माध्यम से, जैसा कि अभी इंडिया में यहाँ पर G20 चल रहा है, उत्तराखंड ऋषिकेश में आप सभी को मालूम है G20 हुआ है, और अभी दिल्ली में चल रहा है G20, अभी चल रहा है, हाल ही में अभी चल रहा है। तो G20 का जो उद्देश्य है क्या है, बताइए, जल्दी बताइए, क्या उद्देश्य है G20 का। देखिए जो G20 का उद्देश्य है, आर्थिक रूप से और पर्यावरण, देखिए आर्थिक मुद्दों पे और पर्यावरण के मुद्दों पे विचार विमर्श करना।
नए अपने कुछ ऑब्जेक्टिव उद्देश्य तय करना। ठीक है, तो विश्व पृथ्वी सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना है, सभी को जागरूक करना है, जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, प्रयास करना है। G20 भी यही करता है, आर्थिक मुद्दों पे, पर्यावरण के मुद्दों पे विचार विमर्श करता है और जागरूक करता है, जिससे क्या हो सके, विकसित हो सके, डेवलप हो सके, लोग क्या हो सके, पर्यावरण को लेकर यानी कि इकोनॉमिक अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर क्या हो सके, विकसित हो सके। तो ये क्या, ये उद्देश्य किसका है, G20 का उद्देश्य है। समझ आ गया ना आपको। अब देखिए विकास और पर्यावरण। सबसे पहली बात, विकास और पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए जो विकास और पर्यावरण है ये एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहली बात, विकास उतना होना चाहिए जितना पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, इतना विकास नहीं होना चाहिए जिससे क्या हो, पर्यावरण को हानि हो। तो जो विकास और पर्यावरण हैं ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि विरोधी। ठीक है, अधिकतर लोगों का कहना है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी हैं, ये बहुत गलत बात है। पर्यावरण के अनुकूल जो विकास हो रहा है तो वो क्या है, पूरक है। यदि पर्यावरण के अनुकूल नहीं हो रहा है तो वहां पर क्या हो जाता है, विरोधी हो जाता है। दोनों मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। विकास भी पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत जरूरी है, और पर्यावरण भी मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, दोनों मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। विकास और पर्यावरण मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, समझ आ गया ना इतना। देखिए पर्यावरण भी मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और विकास भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। विकास की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जो देखिए यहां पर मेंशन किया गया है कि मानव और पर्यावरण दोनों के अनुकूल हो। विकास की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए जो मानव के अनुकूल हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। विकास उतना ही होना चाहिए जिससे कि मानव को फायदा मिले, मानव को हानि ना पहुंचे, सबसे पहली बात, और पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, उतना ही विकास होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विकास की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए कि मानव और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। अब है MDG, मिलियन विकास लक्ष्य। क्या है, मिलेनियम विकास लक्ष्य। क्या कहा जाता है, मिलेनियम विकास लक्ष्य, MDG गोल्स। तो गाइस देखिए यहां पर जो मिलेनियम विकास लक्ष्य है, MDG गोल, तो वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी कि MDG की शुरुआत की थी। अब देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि MDG की शुरुआत कब की गई थी, तो 2000 में की गई थी। और किसने किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्य MDG की शुरुआत की गई थी। USA ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2000 में की थी। इसमें क्या था, 8 वैश्विक विकास लक्ष्य और 18 एसोसिएट लक्ष्य शामिल थे। क्या थे, 8 वैश्विक लक्ष्य इसमें शामिल किए गए थे। वैश्विक लक्ष्य कितने थे, वैश्विक विकास लक्ष्य 8 शामिल किए गए थे और 18 एसोसिएट लक्ष्य शामिल किए गए थे। इनमें जो कि गरीबी, भुखमरी उन्मूलन, गरीबी का उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, लिंग समानता, शिशु मृत्यु दर की कमी, मातृत्व स्वास्थ्य, HIV एड्स और पर्यावरण सततता शामिल थे। अब देखिए जो इनमें जो 8 वैश्विक विकास लक्ष्य, 18 जो एसोसिएट लक्ष्य थे वो क्या क्या थे, गरीबी को खत्म करना, भुखमरी का उन्मूलन यानी कि भुखमरी को खत्म करना, प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले, जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो सबको मिले, लिंग समानता यानी कि कोई भी जेंडर के अकॉर्डिंग कोई मतभेद ना हो, स्त्री पुरुष का कोई मतभेद ना हो, शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। देखिए जो बच्चे जन्म होते ही एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, तो शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। मातृत्व स्वास्थ्य यानी कि जो माताएं जन्म देती हैं बच्चों को, उनका स्वास्थ्य सही रहे, और HIV एड्स और पर्यावरण सततता शामिल इसमें किए गए थे। ठीक है, अब देखिए MDG के बाद देखिए क्या आया, SDG आया। ठीक है, 2000 में MDG को लाया गया था, 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ लाया था MDG को, मिलियन विकास लक्ष्य को। अब देखिए SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य 2015 के बाद, देखिए सन 2015 के बाद सतत विकास लक्ष्य ने ही MDG की जगह ली।
जो एमडीजी था, एमडीजी का नाम ही बदलकर एसडीजी रखा गया 2015 में, सॉरी 2015 में एमडीजी का नाम ही एसडीजी रखा गया। मिलेनियम विकास लक्ष्य, मिलेनियम विकास लक्ष्य का नाम ही सतत विकास लक्ष्य रखा गया। कब? 2015 में। कब रखा गया? 2015 में। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य, तो 2015 में जो एमडीजी था, मिलेनियम विकास लक्ष्य, इसी का नाम सतत विकास लक्ष्य रखा गया, एसडीजी। इसमें क्या था? 17 प्रमुख लक्ष्य रखे गए। एसडीजी में 17 प्रमुख लक्ष्य रखे गए, उनमें उपलक्ष्य शामिल हैं। उनमें क्या है? उपलक्ष्य शामिल हैं, जिनका क्या है 2030 तक पूरे किए जाने के लिए, यानी कि 2030 तक पूरे किए जाने चाहिए। एसडीजी में जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, एसडीजी में सतत विकास लक्ष्य में जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं, उनको 2030 में क्या करना चाहिए? पूरा किया जाना चाहिए। इनमें देखिए गरीबी को लेकर, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विश्वसनीयता, शांति और न्याय और शहरी विकास शामिल किए गए हैं। इन लक्ष्यों के माध्यम से मानव समाज ने सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय सुधारों की दिशा में प्रयास किया है। कहने का मतलब यह है कि जो 17 लक्ष्य रखे गए हैं सतत विकास लक्ष्य में, 2015 में सतत विकास लक्ष्य जो लाया गया है, एमडीजी का नाम बदलकर जो एसडीजी रखा गया है, इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे जो 2030 तक पूरा करना है। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विश्वसनीयता, शांति, न्याय और शहरी विकास इसमें शामिल किए गए थे। और जो इन लक्ष्यों का जो उद्देश्य था क्या है? मानव समाज में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण में सुधार में प्रयास करना। ठीक है, उनमें सुधार का प्रयास करना। भारत ने भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना किया। जो भारत है, हमारा देश भारत है, भारत ने भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का क्या किया है? सामना किया है, और कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। कई क्षेत्रों में क्या किया है? सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया है। देखिए भारत और सतत विकास, भारत में सतत विकास का क्या प्रभाव रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए भारत में सबसे पहली बात, भारत और सतत विकास, तो भारत ने विकास के माध्यम से अपने आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरण मानकों को सुधारने का दृढ़ संकल्प दिखाया। क्या दिखाया? दृढ़ संकल्प दिखाया कि अपने आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरण मानकों को सुधारेंगे। सतत विकास का जो मतलब है वो क्या है? सबसे पहली बात, सतत विकास का अर्थ क्या है? समृद्धि की दिशा में प्रगतिशीलता को सुनिश्चित करना। गाइज मैं पानी बहुत ज्यादा पीता हूं। एक्चुअली आजकल थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, फिर से थोड़ा तबीयत बिगड़ गई है, जिस कारण से गले की प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिस कारण से गले में प्रॉब्लम हो रही है और बार बार प्यास लग रही, क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है, इस कारण से यहाँ पर रेगुलर पानी पीना पड़ रहा है। तो देखिए जो भारत में सतत विकास है, देखिए अब सबसे पहली बात, सतत विकास का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो समृद्धि की दिशा में प्रगतिशीलता को सुनिश्चित करना और आने वाली पीढ़ियों के हितों के लिए संरक्षण करना। कहने का मतलब अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जिस तरह से हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, अगर इसी तरह से हम उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहेंगे तो देखिए 100-150 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है हमारे पास, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जो सतत विकास का लक्ष्य है वो क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है वो सीमित करना। ठीक है, उनका अधिक उपयोग नहीं करना है, एक सीमित मात्रा में उपयोग करना है, ताकि हम क्या कर सके, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संरक्षित कर सके, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सके। यही सतत विकास का लक्ष्य है। इसके लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा है। क्या क्या है? कई महत्वपूर्ण पहलुओं को इसके लिए ध्यान में रखा है भारत सरकार ने, जैसा कि मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहली बात मेक इन इंडिया की बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया, इस पहल में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया।
यानी कि जो हमारे उद्योग होते हैं, जैसे कि लघु उद्योग होते हैं, उद्यमिता होती है, उनको प्रोत्साहित करने का एप्रिसेंट करने का प्रयास किया गया है, प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, ताकि क्या हो, भारत आत्मनिर्भर बन सके, ताकि क्या हो सके, भारत आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, और विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिले। ठीक है, मेक इन इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या उद्देश्य था मेक इन इंडिया का, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देना। अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान क्या है, स्वच्छ भारत अभियान, यह अभियान भारत में स्वच्छता के महत्व को संवादित करता है। कहने का मतलब है स्वच्छ भारत अभियान का जो उद्देश्य है, भारत में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, भारत में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को फैलाना, जागरूकता को बढ़ाने का काम क्या है, स्वच्छ भारत अभियान का काम है। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो इसका उद्देश्य है इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, लड़कियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनको शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अधिकतर आपने देखा होगा पहले क्या होता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, स्कूल कॉलेजेस में उनको पढ़ाया नहीं जाता था। अब क्या हो रहा है, लड़कियों को देखिए इंटर 12th पास कंपलसरी, हमारी सरकार ने कंपलसरी कर लिया है कि हर लड़की को 12th पास करना है। दूसरा, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करना भी आवश्यक हो गया है, और आज के समय में, आज के टाइम में लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है क्या है, लड़कियों को शिक्षा में प्रोत्साहित करना और उनके अधिकारों की सुरक्षा देना। पहले क्या होता था, जो मम्मी पापा की जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो लड़के के नाम पे हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लड़की को भी, यदि उनकी कोई लड़की है तो उनकी प्रॉपर्टी पर उनका उतना ही अधिकार है जितना लड़के का है, उतना ही अधिकार किसका है, लड़की का भी है। तो देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, अब है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर पीडीएफ आपको मिलेगी। अब है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। देखिए इसका जो मकसद है, गांव में पेयजल उपलब्ध में सुधार करना और जन आधारित संरचनाओं का विकास करना। अधिकतर गांव में अभी भी ऐसा है, आपने देखा होगा, खासकर जो पहाड़ी राज्य हैं जैसे कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर गर्मियों में पानी की बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत किल्लत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी को लेकर। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा जैसे राजस्थान का जो एरिया है, राजस्थान में भी पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, गर्मियों में खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कहीं कहीं पर सूखा भी पड़ जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है कि हर घर नल हर घर जल, हर घर जल हर घर नल, हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, हर घर में नल होना चाहिए। तो इसका मकसद क्या है, गांव में पेयजल की उपलब्धता में सुधार करना और जन आधारित संरचनाओं का विकास करना। जहां पर जितनी पॉपुलेशन है वहां पर उसके अकॉर्डिंग वहां पर जल की उपलब्धता करवाना। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे, जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को घर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जिनके पास घर नहीं होता है, जो गरीब रेखा के नीचे आते हैं, उन लोगों को घर प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार कर गरीब और छोटे आय वर्ग के लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे देश में बहुत सारे कार्ड बन रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे गोल्डन कार्ड हो गया, स्वास्थ्य कार्ड हो गया, और भी बहुत सारे कार्ड हैं, अटल कार्ड हो गया, इस तरह से कुछ कार्ड बने हुए हैं जहां पर हमारी सरकार क्या करती है, निःशुल्क 5 लाख तक का फ्री इलाज करती है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तकनीकी उन्नति के माध्यम से भारत को आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ावा देना। कहने का मतलब यह है कि डिजिटल इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तकनीकी उन्नति के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत को आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ावा देना। कहने का मतलब भारत में आधुनिक डिजिटलाइजेशन करना, जिससे क्या हो, भारत की इकोनॉमिक बढ़ पाए
और डिजिटल के माध्यम से अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ावा मिल पाए। ठीक है, अब है मानव और पर्यावरण समव्यवहार या अंतरक्रिया। ठीक है, मानव और पर्यावरण समव्यवहार या अंतरक्रिया, जिसको क्या क्या कहा जाता है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन कहा जाता है। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन कहा जाता है। मानव और पर्यावरण का समव्यवहार, मानव और पर्यावरण का समव्यवहार। ठीक है, मानव और पर्यावरण का समव्यवहार। तो मानव जीवन का आधार, मानव और पर्यावरण का समव्यवहार। तो मानव जीवन का जो आधार है, जिसका उपयोग विकास और व्यवस्था के लिए किया जाता है। तो मानव जीवन का आधार पर्यावरण है। सबसे पहली बात, मानव जीवन का आधार क्या है, पर्यावरण है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, विकास के लिए किया जाता है और व्यवस्था के लिए किया जाता है। मानव द्वारा किए जाने वाली जो गतिविधियां हैं, पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावित किया जाता है। मानव के द्वारा की जाने वाली जो गतिविधि है वो क्या करती है, पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के द्वारा प्रभावित करती है। क्या करती है, प्रभावित करती है। मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियों ने पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के द्वारा प्रभावित करती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया ना, ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं पर्यावरण के लिए, जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं इन्वायरमेंट में, अपने चारों ओर जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका हमारे इन्वायरमेंट पे, जो हमें हमारे चारों ओर हमको घेरे हुए हैं, वहां पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अब है भौतिक और सांस्कृतिक समायोजन। भौतिक और सांस्कृतिक समायोजन। तो मानव द्वारा भौतिक और सांस्कृतिक परिवेश के समायोजन से पर्यावरण के साथ संवाद स्थापित होता है। मानव द्वारा क्या होता है, भौतिक और सांस्कृतिक परिवेश के समायोजन से क्या होता है, पर्यावरण के साथ संवाद स्थापित होता है। कहने का मतलब, अभी आपने देखा होगा चंद्रयान 3 गया ना, अंतरिक्ष पे, चांद पे गया ना, चंद्रयान 3 चांद पे गया है। तो आने वाले समय में वहां पर क्या होगा, संवाद होगा, वहां पर कम्युनिकेशन होगा। हमारी भावी जो पीढ़ी है वो क्या करेगी, कम्युनिकेशन करेगी। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी मानव द्वारा जो भौतिक आधार पे सांस्कृतिक परिवेश के समायोजन से पर्यावरण के साथ क्या करेगा, संवाद स्थापित करेगा। मानव अपने आवश्यकताओं के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और समाज के सांस्कृतिक आदर्शों के अनुसार जीवन जीते हैं। मानव क्या करता है, अपने आवश्यकता के अनुसार, जितने मानव को जरूरत होती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। क्या करता है, उपयोग करता है। इससे क्या होता है, समाज के सांस्कृतिक आदर्शों के अनुसार जीवन जीते हैं। क्या होता है, समाज के सांस्कृतिक आदर्शों के अनुसार जीवन जीते हैं। अब है कालिक और स्थानिक परिप्रेक्ष्य। क्या है, कालिक और स्थानिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, कालिक पक्ष में मानव के पर्यावरण से संवाद की विकास की जानकारी होती है। कालिक पक्ष में क्या होता है, मानव के पर्यावरण से संवाद की विकास की जानकारी होती है। जैसे कि स्थानिक पक्ष में मानव के सामाजिक कर्तव्यों और सांस्कृतिक आदर्शों के साथ क्या होता है, पर्यावरण का संवाद होता है। समझ गए ना इतना। देखिए, स्थानिक पक्ष में क्या होता है, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं, जिस स्थान पर आप हैं, वहां पर आप क्या करते हैं, अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। सबसे पहली बात अपने सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। अपने सांस्कृतिक आदर्शों के साथ, पर्यावरण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, कहने का मतलब पर्यावरण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। पर्यावरण के अनुकूल ही आप वहां पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि आने वाले समय में, ताकि आप क्या कर सके, पर्यावरण के साथ संवाद कर सके। ठीक है, यदि आप हद से ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल आप वहां पर एक्टिविटी करेंगे तो आने वाले समय में आप पर्यावरण के साथ संवाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया ना। अब है निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण के प्रभाव।
ठीक है। निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण के प्रभाव, यानी कि वो एक्टिविटी जिसमें क्या होता है, जो सजीव नहीं होता है, जिसमें जीव नहीं होता है, जिसको अजीव कहा जाता है, जिसको निर्जीव कहा जाता है, वो यदि हम एक्टिविटी करते हैं पर्यावरण के साथ, किसके साथ, पर्यावरण के साथ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, मानव द्वारा की जाने वाले जो निर्जातीय क्रिया है, परिणाम स्वरूप पर्यावरण को प्रभावित होता है। कहने का मतलब यह है, आपके आसपास कहीं पर सूखे पेड़ हैं और कहीं पर हरे पेड़ हैं। अब देखिए, सूखे पेड़ को आप काटते हैं, सूखे पेड़ को काटते हैं, उसका आप क्या करते हो, फर्नीचर का निर्माण करते हो, अपने लिए सोफा बनाते हो, अपने लिए बेड बनाते हो, अलमारी बनाते हो सूखी लकड़ी की। तो ये क्या हो गया, निर्जातीय क्रिया हो गया। क्या हो गया, निर्जातीय क्रियाकलाप हो गया। ठीक है, निर्जातीय एक्टिविटी हम बोल सकते हैं, अजीब एक्टिविटी हो गई। ठीक है, इसी को निर्जातीय क्रिया कहा जाता है। तो आपने अपने लिए सोफा बना दिया, बेड बना दिया, अलमारी बना दिया, इसको क्या कहा जाएगा, निर्जातीय क्रिया कहा जाएगा। ठीक है। और देखिए, अधिकतर जितने भी यहां पर पेड़ों का कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कि वन विनाश हो गया, उत्खनन हो गया, औद्योगिकरण हो गया, प्रदूषण हो गया, आदि के प्रभाव के कारण प्रभाव में कई बदलाव हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, आपने देखा होगा। अब देखिए, पहले से ज्यादा पेड़ कट रहे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। अब देखिए, सूखे पेड़ को भी, सूखे पेड़ तो काटते ही हैं, लेकिन जो पेड़ हरे हैं उनको भी काटा जा रहा है, और मतलब बहुत ही ज्यादा अत्यधिक मात्रा में खनन किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हद से ज्यादा किया जा रहा है, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा किया जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री अंधाधुंध बनाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है हमारे जो पर्यावरण पे अधिक हद से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपको। अब है मानव समाज की अंतक्रिया। ठीक है, मानव समाज की क्या एक्टिविटी होती, क्या इंटरेक्शनल होता है, तो मानव समाज की अंतक्रिया। सॉरी गाइस, हर बार पानी पीना पड़ रहा है मुझे, मेरा हेल्थ इशू है, इसलिए मुझे पानी पीना पड़ रहा है। आपका यूजीसी नेट एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आने वाला है, स्टार्टिंग अक्टूबर या मिड अक्टूबर में, सॉरी लास्ट अक्टूबर में भी आ सकता है, लेकिन जो चांसेस हैं स्टार्टिंग अक्टूबर और मिड अक्टूबर में आने के कंप्लीट यहाँ पर उम्मीद दिख रही है। इस पर मैं कंप्लीट सेपरेट एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो देखिए, मानव समाज की अंतक्रिया, तो मानव समाज की क्या अंतक्रिया होती है, क्या क्या एक्टिविटी वहां पर होती है। मानव समाज के विभिन्न प्राकृतिक परिवेशों में अंतक्रिया सामाजिक पारिस्थितिकी का निर्माण करती है। मानव समाज के विभिन्न प्राकृतिक परिवेशों में अंतक्रिया सामाजिक पारिस्थितिकी का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, आपने देखा होगा भारत की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है, बताइए, किस कंट्री की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बताइए। अरे चाइना पहले था, पहले चाइना था, लेकिन अब नहीं है, अब क्या है, भारत सबसे पहले है। क्या है, भारत सबसे पहले भारत पॉपुलेशन में सबसे पहले आ गया है, नंबर 1 पे आ गए हैं हम लोग। ठीक है, वर्ल्ड में, संसार में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, भारत में है। यह बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों यहां पर यह बात बता रहा हूं, क्योंकि हो क्या रहा है, मानव क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, प्रजनन एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, प्रजनन अंतक्रिया बहुत ज्यादा कर रहा है, जिस कारण से क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, जिस कारण से क्या हो रहा है, सामाजिक पारिस्थितिकी का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, सामाजिक पारिस्थितिकी का निर्माण हो रहा है। हमारे प्राकृतिक परिवेश में अंतक्रिया करके, मानव अंतक्रिया करके, प्रजनन अंतक्रिया करके सामाजिक पारिस्थितिकी का निर्माण कर रहा है, जिस कारण से हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ रही है। क्या हो रही है, हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, औद्योगिकरण हो रहा है, वन कट रहे हैं, उत्खनन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है,
हद से ज्यादा विकास भी हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक जो धरोहर है उनको संरक्षित किया जा रहा है, धार्मिक विचारों को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, धार्मिक विचारों का निर्माण किया जा रहा है, तकनीकियों का निर्माण किया जा रहा है, तकनीकियों के आधार पे, उपलब्धियों के आधार पे समाज का संवाद और पर्यावरण से हो रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया ना। तो मानव समाज की अंतक्रिया क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ आ गया ना। मानव समाज की अंतक्रिया, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो अंतक्रिया हम करते हैं, उससे क्या होता है, सामाजिक पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। चाहे वो पॉपुलेशन हो, क्या विकास हो, क्या सांस्कृतिक धरोहर हो, क्या धार्मिक विचार हो, क्या तकनीकी उपलब्धि हो, इन सभी के आधार पर समाज का संवाद पर्यावरण से हो रहा है। ठीक है, अब है पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव। क्या है, पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव। पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव, वन विनाश, यानी कि वनों की कटाई से मृदा क्षरण बहुत ज्यादा हो रहा है, अपरदन बढ़ रहा है, बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा ना, हिमाचल में कितनी भयानक बाढ़ आई, 2013 में उत्तराखंड में कितनी भयानक बाढ़ आई। अभी 1-2 साल पहले उत्तराखंड में धौली गंगा में ग्लेशियर के टूटने से भी बाढ़ आई थी, मालूम है ना आप सभी को। तो देखिए, वन विनाश से हिमाचल में, उत्तराखंड में हद से ज्यादा वनों को काटा गया है। अभी जो ऑलवेदर जो सड़क बनी है उत्तराखंड में, यहां पर बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं। हालांकि कुछ पेड़ लगाए भी गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, वनों की अंधाधुंध कटाई हो गई है। तो देखिए, हिमाचल में भी बहुत ज्यादा कटाई हुई है, उत्तराखंड में भी वनों की कटाई बहुत ज्यादा हुई है, जिससे क्या हुआ, मृदा क्षरण हुआ, अपरदन हुआ और बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, हिमाचल में बहुत ज्यादा अभी त्रासदी हुई है। निर्माण तथा उत्खनन कार्य, निर्माण कार्यों से भूमिगत शैलों का संतुलित विचलित होने से भूकंपीय घटनाएं उत्पन्न हो सकती है। देखिए, भूमिगत शैलों के, देखिए हद से ज्यादा उत्खनन हम जमीन में क्या कर रहे हैं, अपने जमीन में, लैंड में बहुत ज्यादा उत्खनन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे का कोयला का उत्खनन कर रहे हैं, सोने का उत्खनन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में, जिसपे KGF मूवी बनी हुई है, क्या है, कोलार ऐसा कुछ है ना, वो कर्नाटक में जो कोयले की खदान है, क्या है, कोलार खदान है, ऐसी कुछ है, एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वहां पे हद से ज्यादा खनन किया गया है। ठीक है, हद से ज्यादा वहां पर उत्खनन किया गया है। ऐसी ही नदियों से रेत का उत्खनन बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा रेत को वहां से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, बहुत ज्यादा उत्खनन किया जा रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, भूकंप आने की संभावना बढ़ रही है। पर्वतों से, पहाड़ों से पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है ना। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण भूकंपीय घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नाभिकीय कार्यक्रम, परमाणु रिएक्टरों की दुर्घटनाओं से पर्यावरण को भारी क्षति हो सकती है। अब आपने देखा होगा, जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु डाले गए थे, परमाणु बम जो डाले गए थे, वहां पर अभी तक उन परमाणु बम का अभी तक प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। अभी तक वहां पर जो बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे हैंडीकैप होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा था। अभी तक वहां पर बच्चे हैंडीकैप होते हैं। अभी तक परमाणु बम का वहां पर प्रभाव देखने को मिलता है जापान, हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, तो अभी तक वहां पर यह प्रभाव देखने को मिलता है। तो परमाणु रिएक्टरों की दुर्घटना से पर्यावरण को क्या होती है, भारी क्षति हो सकती है और इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम डाला गया था। किसने डाला था, जल्दी से बताइए, किसने परमाणु अटैक किया था जापान पे, जल्दी कमेंट में बताइए। ठीक है, अब देखिए, मौसम रूपांतरण कार्यक्रम यानी कि वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम। तो मेघ विजन और उपल वृष्टि के प्रयासों से पर्यावरण पर असामान्य प्रभाव पड़ सकते हैं। ठीक है, मेघ
मेघविजन और उपल वृष्टि के प्रयासों से पर्यावरण पर असामान्य प्रभाव पड़ सकते हैं। क्या हो सकता है? असामान्य प्रभाव पड़ सकते हैं। मेघविजन और उपल वृष्टि के प्रयासों से पर्यावरण पर क्या हो सकता है? असामान्य प्रभाव पड़ सकते हैं। अब है पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव। सबसे पहली बात, मतलब पहली भी बात है और आखिरी बात है कि पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव किस रूप में पड़ता है। तो पर्यावरण पर प्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ता है, सबसे पहली बात औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए औद्योगिकीकरण से वायु प्रदूषित होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण बढ़ जाता है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है, औद्योगिकीकरण किया जा रहा है, जिस कारण से क्या हो रहा है? वायु प्रदूषित हो रही है और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या हो रहा है? प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, आधुनिक कृषि पद्धति। तो देखिए कृषि में आपने देखा होगा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, रसायन उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में इसके कारण क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है, जिससे आहार श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ता है? एक समय तक जहां पर हम रसायन उर्वरकों का प्रयोग जिस खेत में बहुत ज्यादा करते हैं, वहां पर एक समय तक बहुत अच्छी पैदावार होती है, लेकिन कुछ समय बाद 2-3 साल बाद वहां पर मिट्टी की जो उपजाऊ है वो खत्म हो जाती है। किस कारण से? क्योंकि वहां पर रसायन उर्वरक का प्रयोग किया गया है। इसको क्या कहा जाता है? मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, अब है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरीकरण क्या होता है? देखिए शहरीकरण से जनसंख्या वृद्धि और परिवहन के साधनों की बढ़ती संख्या से पारिस्थितिकी तंत्र में ग्लोबल वार्मिंग गैसों के सांद्रण में बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब देखिए ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ रहा है, आप सभी को मालूम है। किस कारण से बढ़ रहा है? जनसंख्या के कारण से। आपने देखा होगा जो आप लोग शहरों में रहते हैं, वहां पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड होता है। यह ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही वहां पर हो रहा है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिस कारण से गर्मियों में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो गाइस देखिए इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पर जाना है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, दिस इज स्टडी सर्च कीजिए। क्लास आपकी अब आप यहां पर कंटिन्यू होगी और पीडी को कंप्लीट करने के बाद यहां पर पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए जो हायर एजुकेशन की बात है तो मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा कब क्लास होगी कब नहीं होगी, और हायर एजुकेशन को हम किस तरह से कवर करेंगे वो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि पेपर 1 में हायर एजुकेशन को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर किया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और आपका बहुत सारा पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है ज्योग्राफी को लेकर, पेपर 1 को लेकर। तो हायर एजुकेशन को माई पेपर 1 सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक।